नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में आज हम बात करेंगे कश्मीर में सेना के सर्च ऑपरेशन की और कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद को भड़काने में लगे पाकिस्तानी मीडिया की। नजर कश्मीर पर। केंद्र सरकार की शांति और विकास की पहल के बीच कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए यह बड़ा अभियान किया। शोपियां जिले में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल करीब 30 से 40 गांवों में सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आए। असल में शोपियां जिले में कुछ वीडियोस सामने आए थे जिनमें आतंकवादी सड़क पर खुलेआम घूमते नजर आ रहे थे। इन्हीं आतंकियों को खदेड़ने के लिए सेना ने यह अभियान चलाया था। ये आतंकी युवाओं को इस बात की ट्रेनिंग दे रहे थे कि वे कैसे जवानों की हत्या कर सकते हैं। ऑपरेशन को इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से मिले इनपुट्स के बाद शुरू किया गया था। खबर है कि करीब 150 आतंकी घाटी में मौजूद हैं, जिसमें से कई आतंकियों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की है। दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया और कुलगाम में आतंकवादियों की स्थिति बाकी इलाकों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। बैंक लूटने और पुलिस कर्मियों से हथियार छीनने की सबसे ज्यादा घटनाएं इन्हीं 4 जिलों में हुई हैं। आतंकवादियों ने बैंक, एटीएम और बैंक वैन से पिछले 7 महीनों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लूटी है। बैंकों में ऐसी 13 घटनाएं केवल दक्षिण कश्मीर में हुई हैं। आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरी नौजवानों को भड़का रहे हैं और सेना के ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे पत्थरबाजी करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने पिछले 1 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए कश्मीरी युवकों को महज 500 रुपए की रकम दी जाती है। इस बात का खुलासा खुद पत्थरबाजी करने वाले युवाओं ने किया है। सर्च ऑपरेशन के बीच आर्मी चीफ बिपिन रावत का कहना है कि बर्फ पिघलने के बाद बड़ी तादाद में आतंकवादी घाटी में घुसने की फिराक में हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस सब के बीच कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी भारत में खासी नाराजगी है। कश्मीर, पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, पहले इस पर एक नजर डाल लेते हैं। टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन्फिल्ट्रेशन। The snows are melting, the summer months have started, so like each year infiltration will commence and we are taking measures. We have beefed up our counter-infiltration posture to take care of the situation. BSF, which in Kashmir works under the operational control of the army, together there will be a brainstorming and we'll come out with yet more revised SOP so that such incidents can be minimized. The fact that cover firings are provided to those who carry out this act, they are helped to escape. On such a heavily guarded border, where posts are within few meters of each other, this can't happen without the protection of or the participation or the actual indulgence of the army itself. घाटी में आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। कश्मीर के 4 जिलों में आतंकवादियों द्वारा की गई बैंक लूटने की घटनाओं, पत्थरबाजी और पाकिस्तान की भूमिका पर आज अपने इस कार्यक्रम लोकमंच में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार सुशील पंडित, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की मीडिया निदेशक आभा खन्ना जी और रक्षा विश्लेषक आर दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दहिया साहब, पहले मेरा सवाल आपसे है कि सेना का ये सर्च ऑपरेशन जो 1 दिन का चला, जैसे सूचनाएं आ रही हैं, वो क्या अहमियत रखता है, क्यों जरूरी था ये ऑपरेशन? कहा जा रहा है कि 90s के बाद ये पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन चला। 90s में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि कोऑर्डिनेट सर्च किया जाता था जी, कि जहां पर आतंकवादियों की होने की संभावना होती थी या सूचना होती थी, वहां पर गांव को इकट्ठा करके और उनके घरों की तलाशी ली जाती थी जी। इसको कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कहते थे। कुछ दिनों के बाद ये महसूस हुआ कि ये बहुत सारे आम नागरिकों को असुविधाजनक है और उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए इस तरीके को, इस काम को बंद कर दिया गया था। जी। मेरे ख्याल से ये जो
केवल एक दिन का ये ऑपरेशन था। बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन मैं तो नहीं मानता इस बात को, पुराना फौजी होने के नाते बहुत मामूली सा था, लेकिन इसके कुछ उद्देश्य जो मेरे हिसाब से लगते हैं जी। सोच सकता हूं। जो वो पहला ये था कि आगे ये कार्रवाई दोबारा से होगी जी। इसलिए इसकी आदत डाल लो। लोगों को ये बात समझाने के लिए कि आप जो पत्थर फेंक रहे हो और मारामारी कर रहे हो तो उसमें आपको भी असुविधा होने वाली है और उसके लिए तैयार हो जाइए। तो इसका नमूना है। पहला तो इसका उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य ये एक शो ऑफ फ्लैग कि भाई हम हैं यहाँ पर, हम रहेंगे यहाँ पर, हम आएंगे यहाँ पर, इसलिए इतना चौकस मत रहिए। अगर आप इतिहास पे जाएं, इसके कई बहुत सारे ऑपरेशंस हुए। 2000, 2001, 2, 3 में बहुत ऑपरेशंस हुए। ऑपरेशन काजीरंगा हुआ था, पूरा 8 माउंटेन डेव कुपवाड़ा में काम किया था। उसका कोई खास फ़ायदा नहीं मिला था। एक हफ्ते के ऑपरेशन के बाद एक आतंकवादी की डेड बॉडी मिली थी जी। उसके बाद डोडा जिले के किश्तवाड़ तहसील में वधावा जगह है, वहाँ पर वधान में वहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ काफ़ी बड़ा सारा। उसमें भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, बहुत बड़ा फैला हुआ इलाका था। जो सबसे बड़ी कामयाबी मेरे हिसाब से मिली थी उन दिनों में 2-3, एक 18 LET के आदमी मारे गए थे एक ऑपरेशन के अंदर, फौज ने किया था। RR ने एक और ऑपरेशन किया था। लेकिन सर्प विनाश जो कि मई 2003 में एक ऑपरेशन हुआ काफ़ी बड़ा, ये इलाका था सुरनकोट वगैरह का इलाका, पुंछ जिले में जी। हिल काका हाइट्स के ऊपर उन्होंने आतंकवादियों ने बंकर्स बना दिए थे पक्के जी। और सुरंग वाले डिफेंस जैसे तोरा बोरा में होते थे उस किस्म के। वहाँ पे उनके हिकमतियार की कहे हुए वचनों की डायरी मिली। वहाँ पे पूरे LET वालों की सब की कई ग्रुपों का एक साथ उसमें खर्चे का हिसाब मिला, जिसमें एक दूसरे को कैसे खर्चा बांटते थे, पैसा कहाँ से आता था वगैरह वगैरह। तो हिल काका एक जगह एक रिसेप्टिकल हो गया था कि आतंकवादी घुसते थे वहाँ पे इकट्ठे होते थे, आराम करते थे, फिर अलग अलग जगह पे जाते थे। वो शोपियाँ की तरफ जाते थे, डोडा की तरफ जाते थे, या फिर रजौरी की तरफ जाते थे। तो उसको तोड़ने का जो सबसे बड़ा अभियान चला था सर्प विनाश, वो 2003 में चला था, मई के महीने में, और जून में कुछ जारी रहा। लेकिन उसमें जो कुछ एक सबक आए थे, बहुत अच्छे भी परिणाम थे, लेकिन कुछ परिणाम खराब भी थे। मुझे लगता है कि उन बातों को हम भूल गए जी, सच बताएं तो। अब उन बातों को दोबारा अमल में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग, इन ज़िलों के अंदर ख़ास करके एक मैसेज जो जा रहा है वो जा रहा है कि ये फ्री जोन बन गया है। अभी आतंकवादी यहाँ खुलेआम घूम सकते हैं, वो अपनी मर्जी से चल सकते हैं, बैंक की वैन लूट लेते हैं, बाकी सब काम कर लेते हैं, पुलिस वालों के हथियार छीन लेते हैं। मुझे नहीं मालूम वो पुलिस वाले आसानी से हथियार अपने आप दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका मुठभेड़ की तो कोई बात आई नहीं है, ना उनको किसी को चोट लग रही है जी। तो ये सब जो हालात जो ख़राब हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एकदम से इसके ऊपर काबू पाया जाए। अभी मौका एकदम से उन्होंने, आतंकवादियों ने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है जिसके अंदर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और करने के लिए अभी मेरे ख्याल में देरी भी नहीं करनी। और ये सर्च ऑपरेशन एक तरह का संदेश है उनके लिए। इसके लिए ये ऑपरेशन मेरे ख्याल से सिर्फ संदेश था, ये कोई सही मायनों में ऑपरेशन हालात को एकदम से सुधार पाने के लिए नहीं, ये संदेश था कि ये अभी होने वाला है, तैयार हो जाइए जी। सुशील जी, आप कैसे इस कार्रवाई को सेना की देखते हैं कि इन 4 जिलों में, और खासतौर से शोपिया की बात मैं करूं तो 20 से करीब 30 गाँव को घेर कर जिस तरह से सर्च किया गया, एक लंबे समय से बात भी उठ रही थी कि भाई आतंकवादी जो हैं, उनके समर्थक जो हैं, वो इन्हीं 4 जिलों में फैले हुए हैं। तो क्या उनकी धरपकड़ के लिए ये अभियान महत्वपूर्ण था, या सिर्फ संदेश अभी देना मकसद था? देखिए, इन 4 जिलों में ही से केवल आतंकवाद सिमटा हुआ है, इसको कहना ठीक नहीं होगा जी। इन 4 जिलों में ग्रास रूट लेवल तक मोबिलाइजेशन हो गई है, ये मैं मान सकता हूं जी। क्योंकि अभी कुपवाड़ा में आपने देखा कि वहां पर एक एनकाउंटर हुआ, बड़गाम में आपने देखा कि वहां किस तरह से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, हिंसा की कार्रवाई हो रही है, गांदरबल में हुआ, मतलब जगह जगह, उत्तरी कश्मीर में, मध्य कश्मीर में भी ये चल रही हैं, जहां जहां जिनको मौका मिलता है वो कर रहे हैं। हाँ, दक्षिण कश्मीर में आपने इसको गांव-गांव में, हिंटरलैंड में सीप इन होने दिया है जी। ये वो स्थान है जहां 6 महीने पहले 36 में से 34 थाने अबैंडन कर दिए गए थे। अगर कहीं कोई हत्या हो जाती थी तो आपको उसकी FIR कहां कराने जाएंगे आपको मालूम नहीं था। जहां की मिड लेवल पुलिसिंग जो लीडरशिप थी, उन्होंने अपनी वर्दियां छुपा ली थी, फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बना लिए थे कि अगर कहीं हमको रास्ते में धर लिया जाए तो हम झूठ बोल करके बच जाएं जी। ऐसी स्थिति किस वजह से आई? ऐसी स्थिति इस वजह से आई क्योंकि आपके कई ऐसे प्रशासनिक निर्णय थे,
आपके राजनीतिक ऐसे निर्णय थे जिसमें आपको लगता था कि आप अलगाववादियों की तीमारदारी करें, जिसको वो हीलिंग टच पॉलिसी कहते हैं जी। और इस हद तक तीमारदारी करें कि आप कश्मीर को बीमार कर दें, और उस तीमारदारी में आप कर्फ्यू डिफाई होने देते हैं, आप मारे गए आतंकवादियों के बड़े शान शौकत से उनके मातमी जुलूस निकलने देते हैं, आप उनके मोबिलाइजेशन करवाते हैं और उनके कसीदे पढ़वाए जाते हैं, जिसमें 16-16, 17-17 साल के लड़के उससे प्रभावित होकर के वहां लोकली रिक्रूट होते हैं आतंकवादी गतिविधियों में, और देश के खिलाफ भड़काए जाने का एक वातावरण तैयार होता है। ये जब व्यापक स्तर पर होने लगा तो अब माथा ठनकता है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह की ढील दी गई है जी। और जिस तरह की राजनीतिक गठजोड़ किए गए हैं पर्दे के पीछे और उनके एजेंडे को लागू होने दिया गया है, उसका परिणाम यहां निकला है कि आपने रियायत बरतने की जो नीति अपनाई, ये सोच करके शायद ये आपकी तरफ थोड़ा नर्म हो जाएंगे, आपने उनको समय दिया, साधन दिए और हौसला दिया कि वो आपके खिलाफ उठ खड़े हों। और आज स्थिति यह है कि बीएसएफ को 1.5 दशक बाद इंडक्ट करना पड़ा है लोकल पुलिसिंग के लिए, और आर्मी को, जैसे कि दहिया साहब बता रहे थे, वर्षों बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन केवल एक संकेत देने के लिए करना पड़ा है कि अब यह शायद रूटीन बन सकता है। तो स्थिति इस हद तक बिगड़ने दी गई, वहां का प्रशासन जो आप राजनीतिक गठजोड़ की बात कह रहे हैं जी, क्या तात्पर्य है इसका? कौन सा गठजोड़, किसका गठजोड़? क्या जो सरकार वहां पर है उसका, जी या हाँ, कोई और पीछे खेल है? बिल्कुल, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, जिसका एक भाग पीडीपी आज वहां सत्ता में है, उसका और हुर्रियत का गठजोड़ जग जाहिर है। जी। मैं आपको डेट बताता हूं, 12 दिसंबर 2015 दिल्ली में इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था। मैं वहां खुद चश्मदीद गवाह हूं। उनसे राहुल कंवल पूछते हैं कि कश्मीर में आपको सरकार बनाने में इतनी देर क्यों लगी, 2 महीने से ज्यादा का समय लिया? उन्होंने कहा हमें हुर्रियत को समझाने में बहुत समय लगा कि वो इसे होने दें। और उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद तो शपथ ग्रहण वाले दिन प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान और हुर्रियत को धन्यवाद ज्ञापित कर चुके थे, शपथ ग्रहण करने के मिनटों बाद। तो ये और इस तरह का गठजोड़, इसके ऊपर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये नीति मान के चलें कि हुर्रियत को पुचकार कर, बहला कर, उनको कंसेशंस देके, उनकी हौसला अफजाई करने से अगर वो मान जाएं, आपकी तरफ आ जाएं, तो एक बहुत बड़ी जीत होगी। ये एक बहुत बड़ा बचकाना राजनीतिक कदम था, जिसका आज खामियाजा हम इस तरह भुगत रहे हैं कि कश्मीर की हालत आज तक इतनी खराब कभी नहीं थी। जी। आभा जी, आपने दोनों को सुना, जी। रक्षा विशेषज्ञ दहिया साहब को और राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित जी को। जी। आप कैसे देखती हैं सिचुएशन को, कश्मीर में जो हालात हैं? एक तरफ लोकतंत्र की मैं मानता हूं जीत हुई, चाहे पीडीपी बीजेपी की सरकार वहां बनी, और जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए कश्मीर में विकास को बढ़ाने की कोशिश की, कश्मीर के नौजवान को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की और शांति की बहाली के लिए तमाम प्रयास किए, इस सबके बीच सेना का यह ऑपरेशन क्या संदेश देता है? देखिए, जैसे दहिया साहब ने कहा, सेना का ऑपरेशन तो सांकेतिक था, ये तो बड़ा क्लियर है जी। और संकेत ये था कि हमने ये एरिया देख लिया है, घर घर के अंदर देख लिया है कौन है, अगली बार हम आएंगे तो हमें पता होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बड़ा क्लियर संकेत था। जहाँ तक हुर्रियत की बात है, जो अलगाववादी हैं उनकी बात है, देखिए उनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है, उनकी जो पकड़ चल रही है कई वर्षों से, वो बड़ी सीमित है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ही उनको हमेशा रेलिवेंट बना के रखा। जी। अनफॉर्चुनेटली पहले की सरकारों ने हमेशा अलगाववादियों से ही बातचीत की। जी। आपको ध्यान आएगा, अक्सर ये न्यूज़ आती थी कि सरकार ने अलगाववादियों को निमंत्रण दिया कि वो बातचीत के लिए आए। जी। अलगाववादी अपनी कंडीशंस रखते थे, हम इन कंडीशंस पर आएंगे, और फिर उसके बाद बातचीत होती थी कंडीशंस के ऊपर, और फिर फाइनली या तो टॉक्स होती थी या तो नहीं होती थी, ये सब चलता था। एक बात ज़रूर हुई है कि इस सरकार ने अलगाववादियों को वो फोरम, वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया। जी। टॉक्स के लिए उनको नहीं बुलाया। और इस बात का, देखिए हम अक्सर बोलते हैं ये बात, जो भी वहाँ पे ग्राउंड पे रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत टच में हैं वहाँ के लोगों से, वो आपका बताएगा कि वहाँ पे एक नेक्सस चलता है।
सुनने ये बात थोड़ी अटपटी इसलिए लगती है क्योंकि ये वहाँ का मीडिया नहीं बोलता। वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो नेक्सस का हिस्सा है। जी। जहाँ तक कश्मीर मीडिया की बात है, वो वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन, वहाँ का लोकल ब्यूरोक्रेसी और अलगाववादी, ये एक ही, जिसको कहते हैं ना, थैली के चट्टे बट्टे हैं वहाँ पर। वहाँ उनका तय है आपस में गेम, कितना दिखाना है, क्या दिखाना है। मुझे आप ये बताइए मनोज जी कि क्या कश्मीर में कोई पॉजिटिव गतिविधि नहीं होती कभी? क्या जी, हमेशा हम सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां देखते हैं, पत्थरबाजी देखते हैं? क्या किसी पत्रकार को वहां पे कोई पॉजिटिव चीज नहीं नजर आती? मैं आपको बताऊं कि जब आर्मी की और पुलिस की वहां पे रिक्रूटमेंट होती है तो 100 से नीचे की अगर वैकेंसीज हो तो कई हजार वहां के लोकल लड़के उसके लिए आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। अभी ये संख्या 1 लाख को पार कर गई थी। 1 लाख को पार कर गई थी, मतलब ये तो रूटीन है, कई हजार आते हैं उसके लिए। तो आप ये बताइए कि ये देखिए, वहां पे आपके ध्यान में आएगा कि जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो भी गतिविधि है, वो अर्ली 20s या लेट टीन्स के या मिड टीन्स के बच्चे हैं जी। ये वो जनरेशन है जिस जनरेशन ने 90s का दशक का आतंकवाद नहीं देखा। उसको उसकी समझ नहीं है कि क्या है ये, इसके पीछे क्या गेम है, और इसकी कुछ लाइफ नहीं है। जो लोग 30s में हैं, 40s में हैं, वो जानते हैं। उनके सामने ये सिचुएशन है कि ये जो सो कॉल्ड अलगाववादी लीडर हैं, इनके अपने बच्चे कहाँ हैं, इनके अपने घर वाले कहाँ हैं, ये जानते हैं जी। और इस सब में कुछ नहीं रखा। और फाइनली हर चीज का हल जो है वो भारत के पास ही है। ये पाकिस्तान की बात या आज़ादी की बात के पीछे कुछ नहीं रखा। ये वहाँ का लोकल जानता है, ये विश्वास कीजिए आप, जानता है। एक जो थोड़ी ठीक ठाक समझदार जनरेशन है वो जानती है। जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो वैसे भी उनकी एक आदत रहती है, खासकर लड़कों की, कि उनको आप सड़क पे निकाल दीजिए, कहिए जी अब आपने हुड़दंगबाजी करनी है, उनको मजा आने लगता है एक पॉइंट के बाद। शुरू में उनके हो सकता है जबरदस्ती हो सकता है पैसे का गेम हो, फाइनली दे स्टार्ट एंजॉइंग। तो ये वहाँ पे एक सोची समझी साजिश के तहत उस यूथ को वर्गलाने की कोशिश बहुत पुरजोर पर है, ये फैक्ट है जी। साउथ कश्मीर इस चीज का गढ़ बन गया है, गढ़ रहा है और बिल्कुल बन गया है, अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इस चीज को फैलाने की भी कोशिश हो रही है, ये भी फैक्ट है। तो वहाँ का जो अलगाववादी है उसको हमने किसी भी तरह से कोई तूल नहीं देनी चाहिए। अगर हम उनकी तरफ सॉफ्ट पॉलिसी अपनाते हैं तो हमारा तो ये मानना है कि वो सॉफ्ट पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। उसको क्यों रेलिवेंट बना के रखा है? क्योंकि फैक्ट ये है कि ग्राउंड में उनकी पकड़ नहीं है। आम इंसान वहाँ का जो है, पारिवारिक जीवन जीते हैं लोग, वो परेशान है इससे और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकले कैसे? एक तरफ आतंकवादियों का डर है। अभी आज ही के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी, एक एसपीओ, उसको पकड़ के मिलिटेंट्स किस तरह से उसके बाल पकड़ के उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बाल काट रहे हैं। वहां पे ये फैक्ट है कि जो भी सरकार के साथ दिखता है, भारत के साथ दिखता है, किसी न किसी तरह से उसको या तो डर के साये में लाया जाता है या तो उसके ऊपर प्रताड़ना होती है। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में हैं जिनको अपने अपने एरियाज छोड़ने पड़ गए क्योंकि उनके ऊपर सीधे सीधे लोगों की नजर थी। तो आतंकवादियों के डर से वो बोल नहीं सकते, भारत के साथ वो सीधे सीधे अपने आप को दिखा नहीं सकते। तो वहां पे ये सिचुएशन जो सरकार को क्रिएट अप करनी चाहिए वो ये है कि आम व्यक्ति जो क्या चाहता है वो सामने आना चाहिए। अभी तक क्या है, हुर्रियत, दूसरे सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट, इन्होंने अपनी एक पब्लिक परसेप्शन, मीडिया स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बना रखी है। बार बार आपको वही दिखाई देंगे। आपको दिखाई देंगे तो आपको पत्थरबाज बच्चे दिखाई देंगे, आपको दिखाई देंगे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज दिखाई देंगी। वीडियोस बना के वो लोग डालने लगे। छोटे छोटे बच्चों से आज़ादी के स्लोगन गाते हुए ऐसे वीडियोस जो है उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल कर रहा है वो वाला वर्ग। इसी कारण से सोशल मीडिया बार बंद होता है वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत यूज होता है। तो जो सरकार को अब करना चाहिए, ये इन सब चीज़ों को जो ये एक साजिश के तहत आगे लाया जा रहा है, उसको किस तरह से आम व्यक्ति को वहां पे इतना फ्री और इतना टेंशन फ्री फील हो कि वो अपनी बात कह सके। जी। दहिया साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब पत्थरबाजी होती है, सेना पे पत्थर फेंकते हैं, जवानों पर निशाना बनाते हैं, या जिस तरह से उनका अपमान कुछ चंद कश्मीरी युवक करते हैं, और उसके जवाब में जब कोई कार्रवाई सेना करती है, वहाँ पर मुठभेड़ होती है, तो उसमें बाधा खड़ी करने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो पत्थर फेंकने लगती है जवानों पर, और जब पैलेट गन का इस्तेमाल होता है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन ये सवाल उतनी तेजी से तब क्यों नहीं उठते हैं जब सेना पे पत्थर मारने वाले सामने आते हैं? एक विडंबना है इस देश की कि जिन लोगों को ये पत्थर नहीं लगते हैं
वही लोग जो हैं ये पत्थर मारने वालों की तरफ देखते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। जुडिशरी कहती है कि एफआईआर लॉन्च करो अगर कोई आतंकवादी मरता है तो। जी, पॉलिटिशियंस हैं वो अपना शोर मचाते हैं, सिविल सोसाइटी है वो अपना शोर मचाती है कि जी आप बच्चों के ऊपर पैलेट गन इस्तेमाल कर रहे हैं। पैलेट गन कब इस्तेमाल करता है आदमी? उस वक्त इस्तेमाल करता है जब दूसरा जो आतंकवादी है या आतंकवाद के जो सपोर्टर्स हैं, सहयोगी हैं, वो आपके ऊपर आके नज़दीक से आके पत्थर मार रहे हैं। अगर उसके ऊपर कुछ नहीं चलाओगे तो वो आपको लिंच कर देंगे, आपको मार डालेंगे। जी, ऐसे केसेस हुए भी हैं पहले। तो अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए पैलेट गन इस्तेमाल करनी पड़ती है, और अगर आप 4 फुट के बच्चे को सामने रखोगे तो ज़मीन में तो पैलेट गन चलाएगा नहीं, वो तो उसकी आंख में ही लगेगी, और कहाँ लगेगी वो? जी, छर्रे तो लगेंगे ना कहीं ना कहीं। वो जो 4 फुट का बच्चा है वो वहाँ पर क्या स्कूल जाने के लिए आया है या दूध खरीदने के लिए आया है? किस लिए आया है वो वहाँ पे उस जगह के अंदर? इस बात को कोई नहीं कहता है। बात ये हो गई है, देखिए जरा सा आंदोलन हुआ तो वहाँ से क्या नैरेटिव बताया जाता है रैली से, प्रेस से भी, इंटेलेक्चुअल्स से भी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से, पॉलिटिशियन से भी, कि जी यहाँ पर ना पैसा और दो तो उससे जो है यहाँ पे तरक्की करो। आप मुझे बताएं, पंडित साहब उधर के रहने वाले हैं, मैडम जाती रही हैं वहाँ पे, मैं जाता रहा हूँ कई बार वहाँ पे गया है। जितना कश्मीर के गांव, वैली के गांव में भी जिस किस्म के घर बन रहे हैं वो सुशांत लोग गुड़गांव में नहीं बन रहे वैसे घर। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स लोग देते नहीं, और हमारी भारत सरकार भी विद्युता के साथ और 15,000 करोड़ लो और 20,000 करोड़ लो। इससे क्या होता है कि लोगों को अभी एक वो मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसा करोगे तो और पैसा मिलेगा। अभी एक जो पुलिस में भर्ती होने वाले जवान से जब किसी ने इंटरव्यू लिया तो उसने कहा नहीं करोगे तो मैं हथियार लेकर उस तरफ चला जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरे देश को जी, कि हमें और पैसे दो ताकि और स्कूल जला दिए। उनको मालूम है कि स्कूल जो है महबूबा मुफ्ती जी परसों जाकर के या नईम साहब जाके और स्कूल का उद्घाटन कर देंगे, दोबारा से पैसे उसमें कुछ कंट्रैक्टर खाएंगे, कुछ ये खा। इसका मतलब क्या हुआ सीधा, अगर उन्होंने बस जलाई तो उस रूट के ऊपर बस नहीं चलनी चाहिए। स्कूल जला दिया, बच्चों वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे ना स्कूल में, तो मत भेजने दो। मैं क्यों उस चीज़ का पैसा दूं कि भाई तुम नहीं दोबारा स्कूल बनवा लो? तो हमारी पॉलिसी गलत है। और सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे मजाक, तो सरकार का जो कार्रवाई हो रही है उसकी मैं ब्रेक के बाद मीडिया पर चर्चा करूंगा, खासतौर से मीडिया पाकिस्तानी में उसके ऊपर। सिर्फ एक बात जी, सिर्फ वो ग्रेडेशन क्या हो गया है, निंदा, कठोर निंदा, कड़ी निंदा, और अभी लास्ट में जो जेटली जी ने किया है वो घोर निंदा। तो हमारा रिस्पॉन्स जो यहाँ तक आके खत्म हो जाता है। जी, सुशील जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं ब्रेक पे जाने से पहले, कि जिस तरह से सेना को, जवानों को निशाना बनाया जाता है, जानबूझ के पत्थर मारे जाते हैं, उकसाने की कार्रवाई कश्मीरी हुकूमत द्वारा की जाती है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सोच इसके पीछे काम कर रही है? देखिए, ये तो हमें संयम का उत्सव मनाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है जी। आप ये समझिए, कश्मीर से सेना हटाने पर अलगाववादी दबाव बनाते रहे। जी, हमने कहा हम सेना नहीं हटाएंगे, जी, तो उन्होंने एक दूसरा पैतरा बदला। उन्होंने कहा आप सेना को निहत्था कर दीजिए, निष्प्रभाव कर दीजिए, सेना हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो उस तरीके से आपके सेना होने ना होने का औचित्य खत्म कर देते हैं। जी, आप कहिए कि साहब आप पैलेट गन नहीं चलाएंगे या आप लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके हाथ में लाइव एम्यूनिशन हो, गन हो, और आप उसे न चला पाएं, आपका मनोबल ऐसा हो, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो, तो फिर कौन सा एम्यूनिशन है, कौन सी गन है, इसकी बहस ही खत्म हो जाती है। जी, तो आपने अपने सेना को निहत्था कर दिया है, चाहे उनके हाथ में हथियार हो, हाथ बांध दी है सेना। बिल्कुल जी, आपने उनके मनोबल को ध्वस्त कर दिया है। इंस्ट्रक्शन है कि आप खंबे की तरह खड़े रहेंगे, चाहे आप पर आकर कोई थूक जाए, आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये स्थितियां लाने के लिए आपने ऐसी प्रशासनिक नीतियां बनाई हैं। आपकी मुख्यमंत्री बुरहान वानी के एनकाउंटर के 3 हफ्ते बाद मुंह खोलती हैं तो कहती हैं कि हमें मालूम नहीं था कि बुरहान वानी वहां पर था, वरना एनकाउंटर नहीं होने देते। आपका उप मुख्यमंत्री माफिया मांगता फिरता है कि ये तो एक्सीडेंट हो गया, ये गलती हो गई, और वो मारे गए आतंकवादियों के परिवारों के पास शोक संवेदना के लिए जाती हैं। और जिस एसपी ने एनकाउंटर किया था वो आज तक सस्पेंडेड है, उसको अभी तक बहाली नहीं मिली है। जी, तो आप अपने सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए, अपनी प्रशासनिक नीतियों के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं वहां? जी, स्थितियां इसलिए खराब हुई हैं और खराब होंगी क्योंकि इतना निवेश हुआ है स्थितियों को बिगाड़ने के लिए, और इतनी अनदेखी हुई है, इतना क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि भयावह
लगता है सुनने और जानने में भी। और इसके लिए यदि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा न चले तो क्या हो उन लोगों पर जो अपने आप को राष्ट्रवादी या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहते हैं और जिन्होंने वहां सत्ता में रहते हुए यह सब होने दिया है। जी, तो स्थितियां बिगाड़े जाने में एक बहुत बड़ा हाथ उन लोगों का है जो रखवाली में थे। यदि रखवाली आप बिल्ली से कराएंगे दूध की तो क्या अपेक्षा रखते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है कि वहां पर जो लोग पहले सत्ता में थे वो आज दूसरी भाषा बोल रहे हैं, जो आज सत्ता में वो दूसरी भाषा बोल रहे हैं। कश्मीर की तो ये बदनसीबी कह सकते हैं। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कश्मीर में आतंकवाद के मामले में पाकिस्तानी मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर में आतंकवाद और पाकिस्तानी मीडिया की भूमिका की। कश्मीर में जवानों पर पत्थरबाजी और आज़ादी की नारेबाजी जो देखने को मिल रही है, असल में कश्मीर में इस आज़ादी की आग को भड़काने में सऊदी और पाकिस्तानी टीवी चैनल भी भूमिका निभा रहे हैं। सऊदी मौलवियों और पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स को कश्मीर में ये आग उगलते हुए देखा जा सकता है। कश्मीर में प्राइवेट केबल नेटवर्क बिना अनुमति के ही 50 से ज़्यादा सऊदी और पाकिस्तानी चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं। घाटी के युवाओं में सेना और सरकार के प्रति इस गुस्से को सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी भड़का रहा है। इनमें से कई चैनल तो ऐसे हैं जो कि प्रतिबंधित हैं और इन प्रतिबंधित चैनलों में जाकिर नाइक का चैनल पीस टीवी भी शामिल है। कुछ सऊदी चैनल कट्टरवादी विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इस्लाम और शरिया का गलत प्रचार करके लोगों को भड़का रहे हैं। सुशील जी, आप राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कश्मीर को करीब से देखते हैं। एक सवाल अक्सर उठता है, मैं भी समझना उस सवाल को चाहता हूं कि कश्मीर में अगर बात विकास की होती, तमाम सरकारों ने, चाहे पहले की सरकार हो, इस सरकार ने तो लगभग 80,000 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज दिया विकास के लिए, तमाम योजनाएं दी, नौजवानों को रोजगार की बात करती है, लेकिन फिर भी वहाँ आज़ादी के नारे लगते हैं, फिर भी वहाँ भारत के खिलाफ नारे लगते हैं। क्यों? ये कौन सी आज़ादी की लड़ाई है या कुछ और है? ये आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। वहाँ गिलानी छत से चिल्ला कर कहता है, चिल्ला कर कहता है कि आप हमारी सड़कें सोने से पाट दोगे फिर भी हम आज़ादी का आग्रह नहीं छोड़ेंगे। जी। और जब आप उनसे पूछते हैं कि आज़ादी यानी कौन सी आज़ादी, इस देश का संविधान दुनिया के सबसे आज़ाद संविधान और डॉक्यूमेंट्स में से एक है, जहां ऐसी लिबरल फ्रीडम्स हैं जैसी कहीं और दुनिया में उपलब्ध नहीं है। जी। तो वहाँ की जो आंदोलन है उसका कंटेंट पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। वो कहते हैं आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। वन ट्रैक वन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन गन सोल्यूशन। ये वहाँ की तहरीक के नारे हैं जो वहाँ के पत्थर फेंकने वाले, मजलिसें और जलसे करने वाले लोग खुलेआम लगाते हैं। जी। तो ऐसे में आप उनको कौन सा विकास देकर के रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके जैसे धैया साहब ने बताया, वहाँ के गांव गांव में ऐसी विलास बन रही हैं जो बिल्कुल आपके यहाँ गुड़गांव में उपलब्ध नहीं है। जी। वहाँ का औसत आय भारत की औसत आय के दुगने से ज़्यादा है। भारत की सरकार वहाँ पर कैपिटा यूपी के इंसान के मुकाबले 4 गुना खर्चती है, जी, जो यहाँ से बजट का प्रावधान जाता है। तो इसके बावजूद अगर वहाँ पर अलगाव है तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वहाँ की आबादी के एक बड़े वर्ग को ये समझा दिया गया है कि हम मुस्लिम बहुल हैं, हम एक हिंदू बहुल देश में नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे, उसके संविधान के अधीन नहीं रहेंगे। और ये इसलिए पूरी की पूरी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा और जिहाद के नाम पर चल रही है। जी। और इसको हमारा सेक्युलरिज्म, हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो इसके साथ आंख मिलाकर इसका चेहरा नहीं उघाड़ना चाहती। जी। इसको ढके छुपे रहने देना चाहती है। जी। और इसलिए इसके साथ एक खुली आमने सामने की बातचीत या लेन देन संभव नहीं है। भारत का सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम एक जिहाद के साथ किस पॉइंट पे आके नेगोशिएट करेगा, मुझे बताइए। जी। उन्होंने तो वहां भूमि पर एक लकीर खींच दी है, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्टेस्ट जो है वो आप पर लाजिम कर दिया है। आपको वो कॉन्टेस्ट लड़ना पड़ेगा, उसको पॉलिटिकली लड़ना पड़ेगा। जहां फिजिकल कॉम्बैट की बात आएगी, फिजिकल कॉम्बैट करना पड़ेगा। आपको
देखिए, जिसने बंदूक उठा रखी है उसको सेना सॉर्ट आउट करेगी, जिन्होंने एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा उठा रखा है उनके साथ बातचीत की लल्लो चप्पो बंद करके एक पॉलिटिकल एजेंडे पे फाइट करनी पड़ेगी, और जो घुसपैठ करके व्यवस्था के भीतर से उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बेनकाब करना पड़ेगा और उनको हाशिए पे लाना पड़ेगा। एनडी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे लोग जो आज उनको पता है जमीन में हवा का रुख कैसा है, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको इसका खमियाजा भुगतने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। ये भारत की व्यवस्था की क्या मजबूरी थी कि 1990 में जो मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार छोड़ करके लंदन भाग गया, 1996 में हम अपनी मेहनत से दोबारा चुनाव करवाएं तो उसको ला करके फिर से थाली में सत्ता सौंप दें जी, और वो फिर से उसको पुनः पटरी से नीचे उतार दे जी। तो हमें इस तरह की गलतियों से सबक लेते हुए उन लोगों को जो संविधान की शपथ लेने के बावजूद भारत की पीठ में छुरा घोंपते हैं, ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को बाहर करना पड़ेगा। एक नई राजनीतिक पीढ़ी को शुरू करना पड़ेगा। वहां पे जो लोग राष्ट्रभक्त हैं उनके साथ देश को खड़ा होना पड़ेगा। और ये चीज जैसा कि दुलत अपनी किताब में कहते हैं कि जहां गोली की जगह पैसे फेंके जा सकते हो वहां गोली क्यों चलाएं। आपके फेंके हुए पैसे से वो आतंकवादी क्या करेगा? वो बारूद खरीदेगा। आपके फेंके हुए पैसे से वो क्या करेगा? वो नए लोग रिक्रूट करेगा और फिर उस पैसे का और उस बारूद का और उस नए आतंकवादी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। आप सोचते हैं कि पैसे से आप लॉयल्टी खरीद लेंगे? नहीं, आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन कश्मीर, पूरा कश्मीर भी ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों के समर्थन में है। बहुत लोग वहां पर देशभक्त भी हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने उनको इतनी जमीन दे दी है कि वहां का देशभक्त वर्ग अब सिर छुपा के भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा कश्मीर आज आतंकवाद की भाषा बोलता है। बहुत देशभक्त वहां पर हैं, लेकिन वहां से जो आवाज आती है, जो सुनाई पड़ता है, वो और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। इतना वर्चस्व हो गया है उनका, इतने हौसले बढ़ गए। जी आवा जी, अभी एक मैंने तस्वीर देखी थी, कश्मीर की एक बेटी थी, वो तिरंगा लेके एक अंतरराष्ट्रीय खेल में गई थी और वहां पर उसने मेडल जीता था और वो तिरंगा लेके ऐसा कश्मीर की बेटी खड़ी थी। तो जिस तरफ सुशील साहब इशारा कर रहे हैं कि आपको पहचानना पड़ेगा, जो कश्मीर की असली समस्या है, जिस मजहबी समस्या की ओर इशारा वो कर रहे हैं, उसे आप सेकुलरिज्म से ढक नहीं सकते। आप कैसे उस समस्या को देखती हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि जो अभी सुशील जी कह रहे हैं कि सुनाई एक ही तरह की आवाज़ देती है, कारण उसका यह है कि वहाँ की मीडिया सिर्फ वही आवाज़ सुनाना चाहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसी की जिक्र किया था कि वहाँ पे एक नेक्सस चलता है। दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अपनी आंखों से वहाँ बहुत कुछ देखा है कि वहाँ पे सब घर ऐसे हैं जैसे गुड़गांव में विलास बनते हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया, ऐसा नहीं है। हाँ है, ऐसे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको वो सब डेवलपमेंटल फैसिलिटीज़ जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए नहीं मिलती हैं। आप श्रीनगर जाइए, आपको बड़ी हैरानी होगी। इतने सालों से, दशकों से, जहाँ पे कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को बड़े बड़े करोड़ों में पैकेजेस हमेशा ही मिले, हजारों करोड़ों में, उन पैकेजेस में से कहा जाता है कि 80% हमेशा कश्मीर को जाता है जी। तो आपको, अगर आप श्रीनगर में जाएंगे एज यू टच बेस, वहाँ पर आपको डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। वहाँ पे एक जो राजधानी क्षेत्र का एक पिक्चर होनी चाहिए, आपको वो नहीं दिखेगी उधर जी। वहाँ पे सड़कों की हालत ख़राब है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ की हालत ख़राब है, वहाँ पे बिजली जो है उसकी भी हालत ख़राब है, कई कई घंटे बिजली जाती है। आप इंटीरियर एरियाज़ में चले जाइए, इवन जो श्रीनगर सिटी प्रॉपर है, आप बहुत हैरान होंगे कि एक छोटे शहर जैसा लुक आज भी है वहाँ पे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना चाहिए वो आज भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जो कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मैं देख रही हूँ सालों से बन रहे हैं, वो उसी बनने वाली स्थिति में स्टेटस को है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे कश्मीर को जो गया हमेशा, वंस अगेन आई कम बैक टू दैट, उस नेक्सस ने अपने पॉकेट में डाला है जी। हमेशा वो ही एक नेक्सस है जिससे प्रभावित हुआ वर्ग अपने वो विलास, वो बड़े बड़े आलीशान घर मकान बना रहा है और एक बड़े आराम की जिंदगी जी रहा है। वो वहाँ पे पावरफुल ग्रुप है, वो एक तरह की पिक्चर दिखाता है। देखिए, वहाँ पे टेररिज्म की इकोनॉमी चलने लगी है अब जी। जब तक टेररिज्म चलेगा, इन लोगों की जेबें भरेंगी, उसमें ये सारा नेक्सस काम करता है मिलके। तो एक ही तरह की पिक्चर बार बार दिखाई जाती है। मेरी अभी बात हो रही थी, इस कार्यक्रम में आने से आधा घंटा पहले मैंने वहाँ के एक लोकल व्यक्ति को फ़ोन किया। मैंने पूछा, जी वहाँ स्थिति कैसी करे? बिल्कुल ठीक है जी, मतलब बिल्कुल नॉर्मली एक आवाज़ है, बिल्कुल ठीक है जी। तो आप जाइए वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि गली कूचे में वहाँ पे गोलियां चल रही हैं और पत्थरबाजी हो रही है, और ऐसा नहीं है। सुशील जी भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली से पैसा जाता है, योजनाएं कश्मीर जाती हैं। एक जो हमारी आदत है ना जी, जनरलाइज कर देने की, उस चीज से कश्मीरी नाराज है तो वो सही नाराज है कि हर कश्मीरी को उसी पेंट ब्रश से क्यों पेंट कर दिया जाता है कि वहां पे टेररिज्म अगर है तो हर कोई उसके वो दे रहा है। ऐसा नहीं है।
ठीक है, बहुत सी गलतियां पहले की सरकारों ने की, नेताओं ने की, बहुत सी गलतियां हो सकता है अभी भी हो रही होंगी, बहुत सी कमियां होंगी, बहुत चीजें ठीक करनी होंगी, लेकिन वहां के आम नागरिक को आप अपना देश का एक हिस्सा माने, ऐसा नहीं है कि वो आपके देश के अगेंस्ट ही चल रहा है। पूरा देश कश्मीर को अपना हिस्सा मानता, वहां बहुत के लोग अपना बहुत मानता। एक प्रभावी वर्ग है जो वहां पे कुछ बोल पा रहा भैया है। साहब, जिस तरफ सुशील जी ने इशारा किया, ये मजहबी आतंकवाद की तरफ, आजादी कश्मीर के नाम पर नहीं, जिस मजहब की बात सुशील जी कर रहे हैं, एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप कैसे देखते हैं, खासतौर से तब जब पाकिस्तानी झंडे, जब आईएसआई के झंडे वहां पर लहराए जाते हैं, इस नेक्सस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक मिक्स है कई चीज़ों का। ये एक मिक्स तो है जो हुड़दंग, जो जवानी वाला आबाजी बता रहे थे, वो है कि अगर उनको छूट मिलती है, अगर उनको लगता है कि ऐसा होने से उनके यहाँ घर पे आके कसीदे पढ़े जाएंगे, उनको पैसे दिए जाएंगे, तो वो अपने आप स्वच्छंद हो जाता है एक तरीके से। एक तो वो है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये 90s के से शुरू करके वहाबी इन्फ्लुएंस बढ़ा है, देवबंदी इन्फ्लुएंस बढ़ा है। वो यूपी और बिहार से जाकर के वहाँ पे मौलवी हुए हैं, और ये सिर्फ कश्मीर वैली में ही नहीं है, ये डोडा के इलाके में, पुंछ राजौरी के इलाके में भी हुआ है। जो कश्मीरियत वाली जो बात होती थी, जो समझते हैं हम सब इस उम्र में आके कश्मीरियत का क्या मतलब होता था, वो कश्मीरियत वाली बात अभी नहीं है कतई भी जी। वो वहाँ भी इन्फ्लुएंस है। इसीलिए जो सऊदी इन्फ्लुएंस है, सऊदी शायद वो कश्मीरियों को भारत के खिलाफ नहीं भड़काते, लेकिन एक धर्म की तरफ, कट्टरवाद की तरफ तो फैलाते ही फैलाते हैं। जी। पाकिस्तान का एजेंडा तो दूसरा है, वो धर्म को भी लेते हैं, धर्म के साथ साथ वो जो है वो वैसे भारत का नुकसान करने के नाम से उनको भड़काते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, ये है आज ये बात सही है कि जो संभ्रांत वर्ग है वहाँ पे, और जिसके हाथ में कम्युनिकेशन भी है, लोगों के साथ कैसे बात की जाती है वो भी है, धन भी है, साधन भी हैं, और अच्छी अच्छी पोजीशंस भी हैं, वो वाला जो वर्ग है वो तो अपने फायदे के लिए ये काम करवा ही रहा है। धैया साहब, जिस तरफ सुशील जी इशारा कर रहे थे, कई रिपोर्ट्स मैंने ऐसी पढ़ी हैं जिसमें ये सामने बात आती है कि कश्मीर में अगर हम नौकरियों की हिस्सेदारी देखते हैं, वो किसी एक खास वर्ग के पास है, वहां पर शिया भी हैं, लेकिन सारी जो ताकत है वो सुन्नियों के पास है। मैं सब मजहबी उससे नहीं देख रहा हूं, लेकिन उस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता जिस तरफ सुशील जी इशारा कर रहे हैं। ये यहां पर भी एक मिक्स्ड बात है। अगर आप पर कैपिटा नौकरियां देखें जी, उसमें बहुत सारे लोग जो कि आर्मी में हैं, सीआरपीएफ में हैं, पुलिस में हैं, कुछ आरआर बटालियंस में हैं, होम एंड हर्थ में, और सरकारी नौकरियों के अंदर हैं। उनका अगर परसेंटेज देखें तो शायद नागालैंड, मिजोरम वगैरह को छोड़ के देश में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा परसेंटेज सरकारी नौकरी में जम्मू और कश्मीर में है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क, जैसे राजपूत सैयद टाइप मुसलमान हैं, उनके पास शायद थोड़ी ज़्यादा और ऊंचे दर्जे की नौकरियां हैं। हो सकता है कि जो शिया वर्ग है उसके पास थोड़ी सी कम हो, लेकिन कुल मिला के नौकरियां वहाँ पर कम नहीं है, कतई भी कम नहीं है। उसका काम नहीं करते वो बात अलग है। जी, जिस हिस्सेदारी की बात मैं कर रहा हूँ, जी, वहां पर हमने जो सुना, जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, उसमें इस तरह का भी हमको एक हिस्सेदारी में अंतर दिखाई देता है। और आतंकवाद भी वही फैला रहे हैं, वही समर्थन उसका दे रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। क्या कहना आपका? देखिए, वहाँ पे ये जो आज़ादी की बात है, सच में ये लड़ाई आज़ादी की नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि सलाफी वहाबी जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, पिछले कुछ दशकों से एक स्ट्रेटजी के तौर पर उसको लाया जा रहा है। वहाँ पे आप जो मस्जिदें हैं, उनके अगर आप मौलवी को देखें तो वो आपको ऐसी जगहों से मिलेंगे, आए हैं जो कि कश्मीर के नहीं हैं लेकिन बाहर से लाए गए हैं, बिकॉज वो उस कट्टर विचारधारा को प्रमोट करते हैं। पहली बात, वहाँ पे बहुत सी ऐसी नई नई इमारतें खड़ी हुई हैं मस्जिदों के रूप में। दूसरी तरह से ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे काम कर रहे हैं जो मज़हब के नाम पे, अभी जो एक वो सो कॉल्ड जो कमांडर है मूसा जी, जाकिर मूसा, उसका वीडियो आया कि इस्लाम के लिए आप लड़ रहे हैं, न कि किसी पर्टिकुलर हिस्से के लिए। तो ये तो एक डेफिनेटली वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके आड़ में टेररिज्म, आज़ादी, ये सब जो है, जिनको वो समझ आती है वो करे, जिनको ये समझ आती है ये करे। कुल मिला के जम्मू कश्मीर को एक इशू बना के रखना है। वहाँ पे किसी ना किसी तरह से एक मतलब आपके ध्यान में आएगा कितनी तरह की घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे। देखिए, आर्मी कैंप पे तो हमेशा से हमले हुए हैं,
उसमें कुछ नया नहीं है। नया क्या है? पत्थरबाजी की घटनाएं जिस तरह से जोर पकड़ रही हैं वो। दूसरा, आपके वही लोग, क्योंकि उनके पास अब पैसा कम है और आदतें उस तरह की बन गई हैं आपके ये जो सो कॉल्ड मिलिटेंट टेररिस्ट्स की, कि वो अब बैंक लूटने पे आमादा हो गए क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो तरह तरह की घटनाएं इस तरह की आपके वहां पे हो रही है। ये एक साजिश है। जी सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस स्थिति में लगातार गिरावट आई है। जिस कश्मीर को मैंने छोड़ा था जी, उस कश्मीर में यदि सेना की एक टुकड़ी केवल मार्च करती हुई सशस्त्र टुकड़ी निकल जाती थी, खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते थे, लोग नजर बचाकर निकल जाते थे, जी कोई निरापद स्थान ढूंढ लेते थे। जी, आज की तरह सेना की गाड़ियों को दौड़ा दौड़ा के पत्थर नहीं मारते थे। जी, तो ये अगर ढिठाई बढ़ी है तो ये किस वजह से बढ़ी है? ये इस वजह से बढ़ी है क्योंकि वहाँ की जो राजकीय शिक्षा व्यवस्था है, गवर्नमेंट स्कूल्स का जो सिस्टम है, जी, उसके अंदर जमात के लोगों की जो घुसपैठ है, टीचर्स की, जो वहाँ हर रोज स्कूल शुरू होने से पहले इस्लामिक प्रेयर पढ़ाते हैं और क्लास में अलगाववाद सिखाते हैं, और उसके बाद आज लड़कियों के स्कूल के बच्चों को स्कूल के गेट के बाहर पत्थर मारने भेजते हैं। जी, इस पूरी व्यवस्था में अगर आप कुएं में भांग मिला देंगे तो आप संभालेंगे किस तरह से? जी, और ये अगर ऊपर से नीचे तक ब्यूरोक्रेसी के संरक्षण में, पॉलिटिकल संरक्षण में, बहालियों में, नियुक्तियों में हो रहा हो, और ये लोग फिर आपको नई पीढ़ी में इस तरह का जहर मिला रहे हो, तो आपके पास नतीजे किस तरह के आएंगे? इसी तरह के आएंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल गिव एंड टेक का हिस्सा है। जो पीडीपी चुनाव लड़ती है उसके पास अपना कार्डर नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह, वो जमाते इस्लामी के कार्डर के बेसिस पे चुनाव लड़ती है, और फिर जब चुनाव जीतती है तो उस कार्डर को एक पहलू तो ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का और साउथी मीडिया का जो सामने आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया खुल के आतंकवाद को कश्मीर में बढ़ाने में योगदान दे रहा है, ये छुपा नहीं है किसी से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनसे आप और अपेक्षा रख भी कह सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वहां पर नेटवर्क्स को ये चैनल कैसे दिखाने दे रहे हैं? हम वहां की पुलिसिंग क्यों नहीं, हम लाइसेंसेस कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वहां पर एक बार एसोसिएशन है, अब्दुल कयूम है उसके लीडर, प्रेसिडेंट हैं, कई वर्षों से हैं। हाई कोर्ट में जज के सामने खुले तौर पे कहते हैं कि मैं भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता। जज जब उनसे कहते हैं कि आप उसी संविधान की शपथ खाकर यहां पर अपनी वकालत कर रहे हैं, आपको लाइसेंस इसी बेसिस पे मिला है, तो वो कहते हैं बिगाड़ लीजिए, क्या बिगाड़ेंगे मेरा? वो आज भी वहां वकालत कर रहे हैं। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं पैलेट गन के ऊपर रोक लगवाने के लिए, वही बार एसोसिएशन। तो हम ऐसे लोगों को वीड आउट क्यों नहीं करते हैं? हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति कहां है? हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में से, मीडिया में से हम कहां अपनी स्पेस रिसीड कर चुके हैं और करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मीडिया की जो हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, का पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने में, फैलाने में योगदान देता है, तो जिस तरफ आभा जी आप इशारा कर रही थी, जो पॉजिटिव खबर है वो क्यों सामने नहीं आती हैं? देखिए, यहाँ पे तो मानना पड़ेगा कि ये पहली बात तो लापरवाही है स्टेट की बहुत ज़बरदस्त, कि वो सारे चैनल जो इस तरह का और बैंड है वो वहाँ पे खुलेआम दिख रहे हैं। सैकड़ों में वहाँ पे केबल ऑपरेटर्स हैं जो उनको दिखा रहे हैं घर घर में। पहली बात तो ये। दूसरा, वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था की बात की सुशील जी ने, कई साल पहले प्रॉपर जमायती जो सोच के मदरसे और उस तरह के लोग थे, उनको बाय स्ट्रेटजी उनको एजुकेशन सिस्टम में नौकरियां मिली हैं, ये फैक्ट है। जहाँ तक लॉ की बात है, जो लीगल स्टडीज़ है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देती हूँ। जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रियम्बल बड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसका आर्टिकल 3 बड़ा स्पष्ट बोलता है यही शब्द, और उसको फर्दर डिफाइन करता है कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है इंटीग्रल पार्ट कैसे है, अभिन्न अंग भारत का कैसे है। वहाँ पे लीगल स्टडीज़ की किताबों में हमारी जानकारी में आया है कि ये दोनों चीज़ें पढ़ाई ही नहीं जाती हैं। प्रियम्बल नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पे, आर्टिकल 3 नहीं पढ़ाया जाता। इसके पीछे सोच क्या है? कि जो एडवोकेट बनते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स बनते हैं सो कॉल्ड, उनके ध्यान में वो बात ही ना आए। इसलिए हिम्मत होती है उसकी कि वो सामने खड़ा होकर ये कह सकता है कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको दिमाग में वो बात जिसको कहते हैं डली नहीं है कि पहली बात तो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो एक लीगल लॉफुल प्रोसीजर के तहत बना था। इसकी हिस्ट्री में अभी हम नहीं जा सकते।
तो दूसरा है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि ये जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसर्विएंट है, उसके नीचे है। और दूसरी बात ये है कि ये भारत का अभिन्न अंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है जी। तो वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम को कई दशकों से खराब किया गया है, उसको ठीक करने की जरूरत है डेफिनेटली। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। इस देश की संसद का भी प्रस्ताव है कि जम्मू कश्मीर तो है ही हमारा, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा वो भी हमारा है। बिल्कुल हमारा दहिया है साहब, जी वो। ये पाकिस्तानी मीडिया की जो भूमिका है, जो एक तरफ अपने यहाँ आतंकवाद उसके यहाँ पाकिस्तान में होता है, जब कोई धमाका होता है तब उस पर रोना रोता है पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन हिंदुस्तान में जब आतंकवादी कोई घटना करते हैं कश्मीर में या दूसरे किसी हिस्से में, तो उसको संरक्षण देने का काम पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। देखिए, हम बिल्कुल अगर ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस मामले में ढिलाई करेगा या हमें गलत साबित करने के लिए या हमारी हालत पे रोने के लिए वो मौका नहीं देगा लोगों को, तो हमारी अपेक्षाएं गलत है। हम क्यों सोचें कि पाकिस्तान इसके अलावा कुछ करेगा, यही उम्मीद करनी चाहिए उनसे। लेकिन जहाँ भाजी ने बताया, अखबारों में भी आ रहा है कि वहाँ पे कोई 35 चैनल ऐसी चल रही हैं जो कि बाकी जगह बैंड हैं, वहाँ चल रही हैं। अभी उसके लिए आप किसको दोष देंगे? पाकिस्तान से तो उम्मीद नहीं है कुछ करने की। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। और देखिए, अभी आपको एक मोटी सी चेतावनी अगर कोई सरकार से जुड़ा हुआ कोई आदमी अगर सुने तो ये देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ये हालात चल रहे हैं, अगर यही चलते रहे तो 2019 के इलेक्शन के नतीजे भी अप्रत्याशित हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को तब तक ये पता चल जाएगा कि ये तो देश की हालत बिगाड़ी जा रही है, देश को इकट्ठा रखना मुश्किल हो जाएगा। इस हिसाब से जो हालात पंजाब में हुआ करते थे 80s में, वो हालात अभी यहाँ पे होने दिए जा रहे हैं। मैं तो खैर आपकी इस बात से इत्फाक नहीं रखता हूं कि 19 में क्या होगा, और सेना इस देश की बहुत जिम्मेदार है, इस देश की सरकार बहुत जिम्मेदार है। किस हद तक नीचे गिराएंगे आप? सेना को आप किस हद तक नीचे गिराएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सेना हमारी इतनी वो है कि उन चीजों से जो कुछ घट रहा है उसको नजरअंदाज करेगी, उसकी जानकारी उसको नहीं है? देखिए, भारत की सेना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत की राजनीतिक नेतृत्व के अंतर काम करती है। आपके पास कितना ही प्रभावी हथियार क्यों ना हो, कितनी ही जाबाज बड़ी सेना क्यों ना हो, आपके पास कैसी भी सुपीरियॉरिटी क्यों ना हो, यदि आप उसके हाथ पांव बांध दें, यदि आप उसको वो न करने दें जो उसकी क्षमता के भीतर है। पहली दफे GOC-INC जनरल हुड्डा को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। एक दिन पहले उन्होंने इंक्वायरी घोषित की थी बड़गाम में बैरियर तोड़ करके जाने वालों के खिलाफ। 24 घंटे में उनसे माफी मंगवाई गई, और फिर उनसे मंगवाई गई माफी को सार्वजनिक रूप से भाषणों में कहा गया कि क्या किसी सेना के इतने बड़े अफसर से किसी सरकार ने माफी मंगवाई जैसे हमने मंगवाई। तो आप देखिए किस हद तक हंदवारा के 3 बंकर उखाड़े गए, वहां के जिहादी नारों के बीच तालियां और सीटियां बजाते हुए सेना के वो 3 बंकर एक एक ईंट करके हटाए गए। सेना के वो बंकर केवल कुछ ईंट गारे का कोई चबूतरा नहीं थे, वो भारत की स्टेट का प्रतीक थे, भारत की सेना के बंकर थे वो जी। आज अगर भारत की सेना का कोई सैनिक वहां पर वर्दी में होते हुए अपमानित होता है तो वो भारत का अपमान होता है जी। उसका कोई नाम या उसकी कोई रीजन या भाषा नहीं है, वो भारत की स्टेट का, राज्य का, राष्ट्र का प्रतीक है जी। और इसलिए सेना के क्षमता को धारदार बनाए रखना, प्रभावी बनाए रखना और समय आने पर उसका प्रयोग करना जी। ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व के अधीन आता है। जिस दिन सेना अपने बूते काम करने लगेगी वो देश का दुर्भाग्य होगा, लेकिन देश को बचाने के लिए अगर सेना को वैसे करना भी पड़े तो मुझे लगता है कि सेना को ऐसा करना चाहिए। आभा जी, बेहद कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया। सेना अपना संयम दिखा रही है, ठीक है, और जिस तरफ सुशील जी कह रहे हैं कि अगर आप हाथ बांध देंगे, और जिस तरफ दहिया जी ने कहा, तो सेना कैसे कार्रवाई करेगी? देखिए, सेना, हमारी देश की सेना जो है एक बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्स है जी, और उसका काम एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है वहाँ पे, ना कि लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना। तो हम हर चीज़ के लिए सेना से ही अपेक्षा अगर करेंगे कि हर चीज़ को वही ठीक करेगी, तो ये हमारी अपेक्षा गलत है जी। सेना अपना काम बखूबी कर रही है, जितना काम उसको दिया जा रहा है वो बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है। ये जो आप बार बार एनकाउंटर्स की बात देखते हैं, ये वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, अंदर से खबरें आती हैं, मुखबिर खबरें देते हैं, सेना को देते हैं, उसके कारण ये एनकाउंटर्स होते हैं और उसमें आतंकवादी मारे जाते हैं जी।
तो सेना अपना काम कर रही है। अब जो सिविल सोसाइटी है, सरकार की भी कई विडंबनाएं हैं, उसके बारे में आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। सिविल सोसाइटी को वहाँ की, उसको सशक्त होकर इकट्ठे होकर खड़े होना ही पड़ेगा। सुशील जी से पूछता हूँ, सुशील जी, जम्मू कश्मीर में सिविल सोसाइटी नाम की कोई चीज है? देखिए, थी। आज वहां भारत के पक्ष में खड़े होकर, भारत छोड़िए, न्याय के पक्ष में खड़े होकर, संविधान के पक्ष में खड़े होकर, जो उचित है, जो सत्य है, उसके पक्ष में खड़े होकर के बोलने वालों की आवाजें घुट रही हैं। उन्हें डर है कि वो मारे ना जाएं, इस वजह से, क्योंकि आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, अलगाववादियों का वर्चस्व आज सर चढ़ के बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो स्पेस संकुचित हो गई है जिसको हम सिविल सोसाइटी मानते हैं। वहां के मीडिया में एक मोनोक्रोमैटिक मैसेज आता है, एक रंग और एक ढंग की बात निकलती है जी, क्योंकि वहां लकीर से हट करके कोई रिपोर्ट करता है तो उसका वहां पे काम करना मुश्किल है, जिंदा रहना मुश्किल है। तो अगर ऐसी स्थितियां स्टेट होने देता है, अगर ऐसी ब्यूरोक्रेसी में डिसीजंस लेकर के उनको इंप्लीमेंट करने वाले, आप हैरान होंगे, एक सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस थे जिन्होंने हुर्रियत के एक कार्यक्रम को होने नहीं दिया। गिलानी ने उस अफसर के खिलाफ बात कही तो परिवार को गिलानी के पास हाथ पांव जोड़कर आना पड़ा कि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, कृपया उनके खिलाफ ये बयान वापस ले लीजिए, उनकी जान पे बनाइए। ऐसी डिमोरलाइजेशन होगी तो आपका सैन्य बल और सिविल सोसाइटी में काम करने वाली इंडिपेंडेंट वॉइसेस कहां से आएंगी जी, और कैसे बचेंगी जी? देखिए, ये जो डर का फैक्टर है ना, इसको कहीं ना कहीं दूर करना ही होगा। उसमें जो सेना की भूमिका है, कुल मिला के स्टेट को, सेंटर को एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। उसमें राजनीतिक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। स्ट्रेटेजी तो उन्हीं की तरफ पहले पॉलिटिशियन को सामने आना पड़ेगा। सुशील जी, बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी को तो खड़े होने की हिम्मत दिखानी होगी ना। अगर आतंकवादियों से लड़ना है तो केवल सेना नहीं लड़ेगी, कश्मीर का नौजवान उससे प्रभावित होता है, जम्मू का नौजवान प्रभावित होता है, देश का विकास प्रभावित होता है। तो यह काम जम्मू कश्मीर की आवाम को भी करना पड़ेगा। आवाम वो तभी करेगी जब उनको यह विश्वास हो कि व्यवस्था उसके पीछे खड़ी होगी। यदि कुछ होगा तो उसको अकेला छोड़ के भाग नहीं जाएगी और आतंकवादियों और अलगाववादियों की लल्लो चप्पो नहीं करेगी। व्यवस्था सौदेबाजी में इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तो वो अपनी जान पे खेल के आपके सामने आएगा। लेकिन अगर उसको मालूम है कि ये व्यवस्था इतनी ढुलमुल है कि कल ये उसी की जान का सौदा करने निकल जाएंगे, उसी को कुका पारे मारा गया जिसने कमर तोड़ दी थी इंसर्जेंसी की, उसके फ्यूनरल में एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं गया साहब जी। चलिए, फिर भी हिम्मत सिविल सोसाइटी को दिखानी पड़ेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेना किसी भी देश का गौरव होती है, स्वाभिमान होती है। करोड़ों हिंदुस्तानी अपनी सेना और अपने जवानों पर गर्व करते हैं। इसलिए यदि कोई पत्थर मारेगा या कोई देश शहीद जवानों का अपमान करेगा तो उसे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।